कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है? कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे निभाने वाला मिल जाए तो जमाना याद करती है। इसी के बीच में एक शेर और मुझे याद आता है कि कौन कहता है पढ़ाई कठिन होता है? कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है? अरे समझाने वाला मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहे सर हमारा 18 तारीख को एग्जाम है, हम लोग पढ़ेंगे क्या इकोनॉमिक्स में? तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आप लोगों को लेक्चर 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे शेर और शेरनियों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये मैं आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी तरह से आपको सेट 2 सेट 3 करके 4 लेक्चर आएगी। कितना लेक्चर आएगा भाई? 4 लेक्चर आएगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। ओके, और 2-3 लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा सब्जेक्टिव का। तो क्या आप लोग तैयार है कि हाँ सर आप बताइए? हम लोग तैयार है तो कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे दोस्तों जल्दी से कमेंट में लिखें कि हाँ हम लोग तैयार है। कमेंट बिल्कुल आप लोग कीजिएगा क्योंकि कमेंट से हमें ताकत मिलती है भाई। चलिए मेरे भाई पहला क्वेश्चन की ओर बात करते हो। सर पहला क्वेश्चन हमारा कि महामंदी किस वर्ष हुई थी? अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि महामंदी किस वर्ष हुआ था, तो मेरे शेर और शेरनियों बताना है कि महामंदी हुई थी 1930 से 1929 के बीच में। याद रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, 29 से लेकर 30 के बीच में हुई थी। निम्न में से कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप है? और बाबू रे ये जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है और चतुर्थ क्रियाकलाप है, एकदम अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि आएगा ही पेपर में। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो होती है वो हमारा कृषि है। ठीक है ना भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग हम लोग किसको किसको रखेंगे? मछली पालन करना, पशुपालन करना, पशुचरण करना, खनन करना, लकड़ी काटना, कृषि करना, खेती करना, यह सब हमारा आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप में किसे आता है मेरे भाई? तो द्वितीय क्रियाकलाप में हमारा आता है जैसे हमारा आ गया विनिर्माण करना, यानी हाथों से बनाए गए हर एक वो सामान। तीसरी क्रियाकलाप में क्या आते हैं सर? जो सेवा प्रदान करती है, जैसे हमारा परिवहन हो गया। याद रखिए ये क्या दे रही है मेरे भाई? हमें सेवा दे रही है। तो ये सब चीजें याद रखना, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन में बात करूं सर तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। आपको यहाँ पे पूछा गया कि तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो संवादन करना, याद रखिए संवाद वाहन करना यानी मैसेज पहुंचाना दूसरा को। माइक्रोज निम्न में से किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया जो माइक्रोज है भाई वह किससे संबंधित रखते हैं? तो बताएंगे सर माइक्रोज हमारे ग्रीक भाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन सर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। मेरे दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें एक परिवार एक फॉर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बताएंगे सर मूल्य निर्धारण करना, उत्पादन फलन करना, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता रहना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सभी आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है? सभी आर्थिक समस्या का जो प्रमुख कारण है ना मेरे भाई वो आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर वो हमारा दुर्लभता हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? दुर्लभता इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते सर अगला क्वेश्चन है सर किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? निजी का मतलब होता है अपना, अपना एक दबदबा होती है भाई। वो आपसे पूछा गया कि अपना दबदबा कहां होती है? तो बताएंगे सर पूंजीवादी में, जैसे अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका जो भी करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, किसी देश से कोई सहायता नहीं मांगती है भाई। अगला क्वेश्चन सर विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विश्व का अगर मैं सभी अर्थव्यवस्था की भी बात करूं तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग आती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्रा किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारण होती है? जो हमारा वस्तु हो और सेवा की कीमत और मात्रा यानी मेरे दोस्तों प्राइस और क्वांटिटी किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित किया जाता है? तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था ये हमारा व्यष्टि आएगी। इसमें आएगा मेरे शेर शेरनियों व्यष्टि आएगा। इकोनॉमिक क्विजेस ऑफ द पीस नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक लिखने वाला कैंडिडेट का नाम पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा कीन्स ने लिखा है। किसने भाई? कीन्स ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है सर समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र क्या है? आपसे क्या पूछा गया भाई? समष्टि अर्थशास्त्र। और जब भी समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें समस्त देश का कुल आय का, ठीक है, तो वही पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन आय तथा कीमत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। बात करते सर अगला अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होती है? अर्थशास्त्र में जो उत्पादन के साधन होती है ना भाई इसका जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे मेरे दोस्तों परिवार क्षेत्र में। किसमें होता है? परिवार क्षेत्र में। और ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 लिख के रख लीजिए अपने कॉपी पे कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यह स्टेटमेंट देने वाला कौन सा व्यक्ति है? कौन सा अर्थशास्त्री है जिसने कहा था मेरे दोस्तों? याद रखिएगा
कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो बताएंगे सर एडम स्मिथ। क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? एडम स्मिथ। और इसी बीच में एक बात याद आता है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा लाइव क्लास चलती है सुबह और शाम दोनों टाइम पे, तो आप लोग लाइव क्लास में जल्दी से ज्वाइन हो जाए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, अगर आप साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास चलती है, इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास चलती है, तो आप लोग जाकर जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम क्लासेस कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जहां पे PYQ वगैरह सारा चीज कराई जाती है। इसको ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की समस्या। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चुनाव की समस्या। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? तो फ्रिश थे भाई, रेगनर फ्रिश। एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अस्तित्व होता है? दोनों चीज के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। किसके बारे में शेर शेरनियों? दोनों चीजों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो सह अस्तित्व कहां होती है मेरे भाई? तो बताएंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कहां पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। किस अर्थशास्त्र में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? क्या पूछा गया मेरे भाई? देखिए निजी संपत्ति, अभी मैंने जस्ट आपको डिस्कस करा कि निजी संपत्ति की जब भी बात आए आंखें बंद करना है और पूंजीवादी लगा देना है। क्या मेरे भाई? आंखें बंद करना है और पूंजीवादी लगा देना है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन सर, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अगर मैं बात करूं 24 कि अर्थशास्त्र जो हमारा है 24, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा है वो केंद्रीय समस्या है, तो बताएंगे सर साधनों का कुशलतम उपयोग, साधनों का आवंटन, आर्थिक विकास। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन 2025 में प्री बोर्ड में छपेगा छपेगा छपेगा, इसको याद रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? अगर मैं बात करूं व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन करती है आखिर किसका? तो व्यक्तिगत इकाई का। अगर राष्ट्रीय आय आ जाए मेरे भाई तो समष्टि अर्थशास्त्र आ जाएगी, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, नष्ट के निम्न में से कौन अत्यधिक का साधन नहीं है, उत्पत्ति के साधन नहीं है? याद रखिए कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है, आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3030 है भाई, जो उत्पत्ति के साधन नहीं है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया। उत्पत्ति के साधन नहीं है हमारे दोस्तों, हमारा मुद्रा। याद रखना भाई। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था का 3-4 समस्या होती है भाई, याद रखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है ना भाई, इसको ध्यान से रखिएगा। क्या रखना भाई? ध्यान से रखिएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, कई बार अभी तक एग्जाम में मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको खास करके जो है ना 30 इसको ख्याल रखिएगा। 31 की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा इनमें से सभी। कैसे उत्पादन हो, क्या उत्पादन हो, और इसके बाद उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है, इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं हम लोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करती है भाई, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये किसका अध्ययन करती है? तो बताएंगे सर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन करती है। किसका भाई? एक विशिष्ट फॉर्म, जिसमें एक चीज के बारे में बात किया जाएगा, एक फॉर्म, एक उद्योग, एक परिवार, वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगी। जहां पे लगा रहे संपूर्ण, जहां पे लगा रहे कुल, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग आती है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है भाई इसको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। कहां पे? तो बताएंगे सर पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीय नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते सर अगला क्वेश्चन, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? अच्छा, ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति कौन था? हम सभी से यही क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये स्टेटमेंट देने वाला था फेडरमैन। क्या था भाई? फेडरमैन। अगला क्वेश्चन है सर, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है भाई? कल्याणकारी विचारधारा के कौन सा अर्थशास्त्री है जो नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर जेबी से, ऑप्शन नंबर हमारा जेबी से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, तो बाजार से संबंधित है, याद रखिएगा, मार्केट से, इसको भी ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन सर व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे चर, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 44, उपयोगिता व्यवहार का अध्ययन
किया जाता है। उपयोगिता व्यवहार का अध्ययन जो होती है ना वो किया जाता है, आखिर किसमें किया जाता है? तो बताएंगे सर सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जब इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें मतलब समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात कर रही है, याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका वैकल्पिक नाम क्या है? तो कीमत सिद्धांत। क्या नाम है मेरे भाई? कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके जो हमारा क्वेश्चन नंबर याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसकी शाखा कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा होती है कि वस्तु की कीमत निर्धारण करना, आर्थिक कल्याण करना, साधन कीमत निर्धारण करने। ना ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। क्या जाएगा मेरे भाई? डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। याद रखेगा मेरे शेर और शेरनियों 2025 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ये स्टेटमेंट आखिर किसने दिया था? 49। ये स्टेटमेंट देने वाले कैंडिडेट का नाम पूछा जा रहा है, तो आंखें बंद करना बताना रॉबिन्स ने दिया है। अर्थशास्त्र के जनक कौन होती है मेरे भाई? एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन 100 नहीं 500% आपके पेपर में छपेगी। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना मेरे शेर और शेरनियों, क्या बताएंगे सर? हमारे एडम स्मिथ चाचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है। आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रभावपूर्ण मांग है ना भाई, इसके बारे में पूछा गया है। प्रभावपूर्ण मांग के बारे में जब भी क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों आंखें बंद करना है और समगन मांग और समगन पूर्ति दोनों को क्लिक कर देना है। समझ में आ रही है मेरे बात को? और अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर आप जो है इसी तरह से हम लोगों को कंटिन्यू बताते रहें, क्योंकि मुझे कमेंट को देख के ही ताकत मिलती। कमेंट करेंगे तो ताकत मिलेगी, तब जाके मैं आप लोगों के सामने नया नया क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से। मांग वक्र जो होती है वो झुकती है भाई बाएं से किधर? तो दाएं की ओर। गुणांक का कौन सा सूत्र नहीं है? देखिए मेरे भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणांक का मतलब होता है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं के से। ठीक है, तो किसका सूत्र नहीं है यहाँ पे वो पूछा गया। तो सूत्र नहीं हमारा के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। याद रखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, याद रखना भाई। ठीक है, एक्चुअली ये नहीं है भाई, ये ऑप्शन हमारा याद रखिए भाई क्या होती है 1/1 माइनस एक होता है सर हमारा MPC और 1/MPS। एक ऐसा दो फॉर्म होता है मेरे भाई। ठीक है ना भाई, तो आपसे ये हमें देखने को नहीं मिला। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही तो हो जाएगी, क्या? बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग फिलहाल, इस फॉर्मूला से आपके फाइनल एग्जाम में हो या आपके एग्जाम में हो, याद रखिएगा यहाँ पे आपका नंबरिकल क्वेश्चन आ गया। तो नंबरिकल क्वेश्चन का सेपरेट से क्लास चाहते हैं ये भी बताएंगे। गुणांक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? जो गुणांक है भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया ये के का मतलब होता है हमारा गुणांक। तो गुणांक को किससे इंडिकेट किया जाता है? तो बताएंगे सर डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई। याद रखिएगा डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई। MPC प्लस MPS का मान 500% ये पेपर में पूछेगी। कितना परसेंट भाई? 500% ये आपके पेपर में आएगी कि MPC प्लस MPS का मान क्या है। बात करते हैं अगर सर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC को कैसे परिभाषित किया जाता है। अगर हमको MPC का फॉर्मूला निकालना है, याद रखिएगा मेरे भाई, अगर मुझे MPC का फॉर्मूला निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो बताएंगे सर डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। क्या बताएंगे सर? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। बात को ख्याल रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर 0.7 दिया है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? कितना सिंपल है भाई। यदि सीमांत अगर आपसे पूछा गया यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अच्छा मेरे दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया, क्या आप लोग भूल गए? देखिए मेरे भाई कितना तगड़ा तरीके से बनाया जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से बताया जस्ट MPC प्लस MPS ऐसा ही नंबरिकल आएगी। इसका वैल्यू कितना होता है 1। अगर MPC का वैल्यू दिया है आपको 0. कितना भाई 7 तो प्लस MPS का मान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो MPS को यहीं रख देते हैं और हम लोग को 1 ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस आएगा तो 0.7। ओके, तो MPS का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? तो बताएंगे सर चिल्ला चिल्ला के बताएंगे मेरे शेर सुनियो 0.3। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0.3 आ रही है। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी कहता है। क्या कहता है भाई? 0.3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति अगर 0.1 है तो निवेश का गुणांक कितना है? अभी इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लिए, इसको मैं मिटा देता हूं भाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया भाई जो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो सिस्टम है ना भाई, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है आज का। सुनिए मेरे भाई, मैंने कहा कि MPC यानी आपका वैल्यू दिया है MPS का वैल्यू दिया है 0.1 और आपसे निवेश का मांग पूछा गया यानी के बराबर फॉर्मूला होते हैं 1/MPS। बहुत ही तगड़ा तरीके से बता रहा हूं मेरे भाई।
बहुत ही प्यारा तरीके से। तो के का वैल्यू पूछा गया तो रख देते हैं 1 अपन एमपीएस का वैल्यू दिया है कितना मेरे भाई 0.10 सॉरी 0.1 1 रखते पॉइंट को हटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब के इक्वल टू गुणांक इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10। बस मेरे दोस्तों तो शानदार तरीके से एकदम ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, एकदम टू द पॉइंट। ऐसा ही क्वेश्चन आइए प्री बोर्ड में भी और फाइनल एग्जाम में भी, और प्री टेस्ट भी आप लोगों को स्टार्ट होने वाली जनवरी महीना में, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर हाँ आप जो बता रहे हैं समझ में आ जा रही है तो बताइएगा मेरे दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहे तो वो भी बताइएगा, लेकिन बताना जरूर है भाई, ठीक है, बताना जरूर है। चलिए बात करते हैं अगला, निम्न में से कौन सार्वजनिक वस्तु श्रेणी में आता है? सार्वजनिक किसको बताए? जो सब के लिए होता है। सार्वजनिक का मतलब जो सब के लिए होता है, जैसे हमारा सड़क सबके लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सबके लिए, सरकारी प्रशासन सबके लिए। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम आपसे पूछा गया कि आखिर क्या है? तो चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था प्रतिस्थापन नियम। क्या बताएंगे मेरे भाई? प्रतिस्थापन नियम। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? याद रखिएगा 500%। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। कितना परसेंट भाई? 500%। 1-2% नहीं मेरे भाई, 500% आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगी, इसको ख्याल रखिएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो मेरे दोस्तों शून्य होता है। क्या होती है भाई? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, निम्न में से कौन संयोग स्थापन वस्तु का है? संयोग स्थापन वस्तु को मतलब पता है मेरे भाई? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 22 के तो स्टार मार लीजिए, याद रखिएगा। जो हम एक दूसरे के बिना प्रयोग कर सकते हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी, कॉफी कब पिएंगे? हम तो माल पिएंगे, वही हम कॉफी पिएंगे। कॉफी का दाम बढ़ जाएगी तो मेरे दोस्तों हम चाय पिएंगे, यस यू नो। तो हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा कि अगर एक ना भी रहे तो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी की बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तु है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि बिजली की कीमत घटने पर, बिजली की कीमत अगर घट जाती है तो एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाती है। एलईडी बल्ब की क्या होती है भाई? मांग बढ़ जाती है। दोनों किस प्रकार की वस्तु है बताइए? 23 किस प्रकार की वस्तु है? सिंपल बात है भाई, पूरक वस्तु। याद रखिएगा, पूरक वस्तु, ठीक है। आइए सर, सीमांत उत्पाद वक्र और औसत उत्पाद वक्र का क्या आकार होती है? सीमांत उत्पाद वक्र लीजिए या आप औसत का लीजिए मेरे भाई, इसका आकार हमेशा उल्टा यू आकार जैसे होती है। क्या होती है? उल्टा यू आकार। ये जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देख रहे हैं ना भाई, 25 पूरा फॉर्मूला बेस है। क्या है? फॉर्मूला बेस। टीसीटी टोटल कॉस्ट, VC याद रखिए मेरे भाई, इसका जो फॉर्मूला होती है TC इक्वल टू VC प्लस FC, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये जो हमारा क्वेश्चन है, निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाई की कुल उत्पाद लागत अगर 50 और 40 है तो सीमांत लागत क्या होगी? अच्छा, सबसे पहले ना एक माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि सीमांत उत्पाद कितने कहते हैं। तो कुछ नहीं करना, बड़ा डाटा से छोटा डाटा को घटा देना है, बड़ा डाटा से छोटे डाटा को घटा देना है। हमारा सीमांत जो है मेरे दोस्तों लागत मिल जाएगी, सीमांत लागत मिल जाएगी, उसको याद रखिएगा। बात करते सर अगला कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसे किया गया? जो क्वेश्चन नंबर 31 है भाई, किसे किया गया? तो बताएंगे सर 31 का हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगी हमारा बी, फलक्स नियम। क्या बताएंगे मेरे भाई? फलक्स नियम। बात करते हैं अगला कि निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? देखिए मेरे भाई, मांग की विधि क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, और हो सके तो स्टार मार लीजिए अपने दिल की तिजोरी में। हाँ भाई, अपने दिल की तिजोरी में एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा। आय विधि, आय प्रणाली, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, जब कुल उपयोगिता लिख के रख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, 2025 के एग्जाम के लिए। हाँ, जितना बता रहा हूं ना याद रखिएगा मेरे दोस्त, भूलना नहीं है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? इसकी कुल उपयोगिता का 3 अवस्था होती है भाई। कितना अवस्था होती है मेरे शेर और शेरनियों? याद रखिएगा 3 को अवस्था होता है। कितना अवस्था? 3 को। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य की मांग लोच अगर 0.5 हो तो वस्तु की मांग जो है समलोचदार है भाई। ये किस प्रकार का लोचदार है आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे दोस्तों लोचदार है। यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच अगर 0.5 हो तो वस्तु की मांग क्या होगी मेरे भाई? लोचदार होगी। क्या होगी मेरे शेर शेरनियों? लोचदार होगी। कॉफी का मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगी? अगर कॉफी की मूल्य अगर वृद्धि हो जाती है, अगर मैं कॉफी की मूल्य अगर मैं वृद्धि कर देता हूं तो चाय की मांग पे क्या असर पड़ेगी भाई? कॉफी मूल्य के बाद कॉफी का दाम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पिएंगे। हम तो माल पिएंगे, वो क्या करेंगे भाई? हम तो चाय पिएंगे। लोग जैसे ही किसी वस्तु के दाम बढ़ जाती है ना तो दूसरे वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं।
सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक है। जो हमारा सम सीमांत उपयोगिता है इसका फाउंडर कौन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया। इसका फाउंडर है गोसेन। क्या हो जाएगा मेरे शेरों शेरनियों, गोसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक के निम्न में से कौन से साधन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो हमारा 45 है उत्पादक के कौन से साधन है, तो हमारा भूमि है, व्यवस्था है, श्रम पूंजी है। इन ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। उदासीन वक्र की ढाल होती है। मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि आंखें बंद करके ये जो आप लोग अगर आर से लिए हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए आंखें बंद करके। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बाकी आप लोग इन तीसरा अगर प्लेटफॉर्म से हैं जैसे कॉमर्स है, साइंस है, तो स्पेशल कोर्स चल रही है, लाइव क्लास चलती है सुबह शाम दोनों टाइम पे। कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बचे हुए समय में ओनली 4 संभावित प्रश्नों को पढ़ें जो आपके एग्जाम पे पूरी आने की संभावनाएं होती है। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें हमारे साथ, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। उदासीन वक्र की ढाल होती है, जो हमारा उदासीन वक्र है भाई, इसकी ढाल कैसे होगी, तो बाएं से दाएं की ओर। कहां से, बाएं से दाएं की ओर। बात करते सर अगला, मांग की लोच माप निम्न में से किस विधि से की जाती है, तो बताएंगे सर ये कौन सा विधि द्वारा किया जाता है, तो प्रतिशत या अनुपातिक रीति, कुल व्यय रीति, बिंदु रीति। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह जगह डी। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक कौन है, जो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम है भाई इसके प्रतिपादक कौन है आखिर, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया अभी जस्ट, गॉसियन हो जाएगी। क्या मेरे भाई, गॉसियन हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ जल्दी से हम लोगों को सेट टू भी दिखाइए और साथ ही साथ नंबरिकल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कीजिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं तुरंत लेकर आने की कोशिश करूंगा। फिलहाल पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताएं। मिलता है इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।